हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज हम लेकर के लिए आ गए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आ गए हैं। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए। वहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर आपको 8 प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे। और भी मैंने जो क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल के, जीके जीएस के 1600 200 के, इस तरह से क्वेश्चन डाले हैं। और हिंदी के भी कुछ टॉपिकों को मैंने, जैसे प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आपकी, और पंक्तियां जो याद करने में कठिन होती है, वो भी मैंने कंप्लीट करा रखी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत आसान भाषा में। वो आप देख सकते हैं जा करके। आप आज हम वीडियो में हमारी हमेशा प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन रहते हैं। 37 में से आपका स्कोर कितना रहेगा वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता देना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। दोस्तों, सबसे हमें एक बात और बताते हैं, मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा जानकारी बताऊं तो शायद अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेट का फायदा ही तो तभी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण को वैसे दो भाग में बांट रखा, एक स्वर स्वर में, एक व्यंजन में। स्वर और व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में बांटा है। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन होते हैं 33। ये समझ में आएगा आपको। और इन 33 व्यंजनों में स्पर्श, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन तो होते हैं 25। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। ये भी आपको पता चलेगा। एक होता है द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन वो होते हैं आपके 2 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो होते हैं आपके 4। इस तरह से आपके बहुत सारे ये हो जाते हैं व्यंजन। टोटल 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। 52 वर्ण कितने होते हैं? 52। लेकिन अब एक और जुड़ गया तो टोटल कितने हो गए? 53। जो जुड़ा कौन सा है? वो अड़े वाला शब्द है। ये मराठी का शब्द है, ले के बाद आता है। ले के बाद आता है ये वाला। समझ में आ गया आपके? जैसे हम कहते हैं कि देहाती भाषा में इसको ज्यादातर प्रयोग होता है, जैसे बड़द, बड़द, ये अड़ आ जाएगा, बड़द। तो इसको आप अब बड़द को अब ऐसे लिख सकते हो, बड़े, अड़े और द। ये समझ में आ गया आपके? तो अब देख लेते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं टोटल 4। कौन कौन से होते हैं? जितना भी च वर्ग होता है, च हो आपको, छ, ज और झ, ये हमारे 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन तो 25 होते हैं, तो ये भी संघर्षी में आ गए, लेकिन स्पर्श संघर्षी पूछा गया है तो यहाँ पर ये होते हैं 4। ये आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको याद रख लेना है। तो इसमें से देखो, अगर स्पर्श संघर्षी, अगर कोई यही पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो आप तुरंत, सारे स्पर्श व्यंजन है, लेकिन संघर्षी की बात करें तो होता है इसमें कौन से? च, छ, ज। और इसमें पूछा नहीं है तो कौन सा नहीं है? का नहीं है। का नहीं है। तो इस पर संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 वर्ग, 4 होते हैं। च, छ, ज और झ होते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन उन व्यंजन को कहते हैं जो घर्षण के साथ में, रगड़ के साथ मुंह से हमारे निकलते हैं। सभी अंगों को, मुंह के जो अन्य पार्ट्स है उन सभी को टच करते हुए निकलते हैं। तो परेशान मत होना, तुल्यता सूचक चिन्हों की पहचान करनी हमें कि तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है इसमें। अच्छा ठीक है, पहले इसका उत्तर बता दो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फिर हमें आपको इसकी डिटेल बताएंगे पूरी। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत मजेदार आपके लिए होने वाला है। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। तो चिन्ह की पहचान हमें करनी, तो कौन सा है? ये वाला आपका तुल्यता सूचक चिन्ह है, जो किसी की तुलना करने पर प्रयोग किया जाता है। तुलना बताता है। ये क्या बताता है? तुलना की जाती है, इससे तुलना की जाती है। जैसे मैं कह दूं कि 1 MB बराबर किसके? 1024 KB के बराबर ही तो होता है 1 MB, इसी के बराबर होता है ना। तो ये इस तरह से ये तुलना कर दी मैंने। विराम चिन्हों की संख्या टोटल कितनी होती है? यहां पर मैं बता देता हूं कि विराम चिन्ह टोटल होते हैं 20। कौन से होते हैं? 20। कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़ करके, ये पूर्ण विराम है, इसको छोड़ करके सभी को कहां से बताया कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया है। ठीक है, ये चिन्ह कौन सा है? ये आपका अर्धविराम, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसको बोल सकते हैं, उद्धरण चिन्ह। इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी इसको बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक इकहरा, एक दोहरा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है इकराहा।
यानी किसी की बात को ज्यों का त्यों बोलना। और जब हम किसी शब्द पर विशेष जोर देते हैं, जैसे मैंने ये दिया है तुल्यता सूचक लिखा ना, इस पर मैंने विशेष जोर दिया है, हाईलाइट किया है किसको, तो इसको बोलते हैं इक रहा उद्धरण। समझ में आ गया? ये आपका होता है, आपका अल्प विराम होता है जो कम समय के लिए रुका जाता है। ये आपका प्रश्नवाचक, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर आता है ये। समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। आज हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत जबरदस्त होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। कौन सी वर्तनी सही है, वर्तनी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको कमेंट में बताना है कि आपका इसमें से कौन सा सही है। तो कार्यालय सही है, या फिर ये वाला सही है, ये सही है, या फिर ये वाला सही है। देखो, 4 ऑप्शन को ढको और हमसे पूछे, अगर मैं आपसे कहूं कि कार्यालय शब्द लिखो तो आप बिल्कुल सही लिख दोगे, लेकिन जब ऑप्शन देखते हो तो अपने आप पर ही कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं बताता हूँ, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यालय ये होता है। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये देखो, ये हो जाएगा काय रलिय, काय रलिय। कैसे? मैंने बताया था, जो ये ऊपर वाला रह होता है, ये जिस भी अक्षर पे लगा होगा उससे पहले आएगा, और जो ये नीचे वाला रह होता है, ये जिस भी अक्षर पे लगेगा उसके बाद आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया की वो सभी चीजें जिनके सब नाम हैं, जो नाम है, जो आप मुंह से बोलते हैं, वो सब क्या है? वो संज्ञा ही तो है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है ये आपको बताइए। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरी होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा, फिर चौथी होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थ विवाचक भी बोल सकते हैं, पदार्थवाचक। एक पांचवी होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। अच्छा ठीक है, कमेंट में बताओ, परिवार जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है जैसे राम और हिमालय, जो अपने आप में एक हो, जो आप पहचान सको। जाति में क्या होता है? जैसे पशु, पशु पूरी जाति को बताता है, या फिर गाय, गाय गाय पूरे गाय वर्ग को बता रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। भाव का मतलब होता है जैसे मिठाई, या फिर हम गर्मी, सर्दी, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, ये सब क्या है? क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया आपका, गर्मी सर्दी गुस्सा, ये सब भाव ही तो है आपके मन के, तो ये भाववाचक संज्ञा। द्रव्य में होता है जिसमें ठोस द्रव्य गैस सब चीजें आती है, जैसे इसमें सोना आता है, चांदी आता है आपका, पानी भी आ जाएगा इसमें, तेल घी सब इसी में आ जाएगा। समझ के? लकड़ी भी। समूह का मतलब जो समूह को बताए। अच्छा, समूह कैसे पता चलेगा? परिवार क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। झुंड एक समूह होता है, जैसे सेना भी एक समूहवाचक संज्ञा होती है। समझ में आ गया? सेना भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें से चांदनी चौक का नाम सुनते ही आपको तुरंत कौन सा आता है? चांदनी चौक दिल्ली में ना, तुरंत आ गया, स्पेशली है अपने भारत में एक। तो कौन सा होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं अब। यह किताब मेरी है, इसमें सर्वनाम बताना आपको। यह किताब मेरी है, इसमें सर्वनाम बताना। सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। मैंने कितनी बार बताया है कि अगर मैं कहूं कि राम स्कूल जाता है, मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, तो आपको मैंने राम यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी किया, तो बहुत इरिटेट लग रहा है कि मैं राम 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 इस तरह से बहुत सारे बार बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक बार मैंने बोला राम स्कूल जाता है, फिर राम की जगह मैं ये कर सकता हूँ वह शब्द, वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, वह स्कूल से आकर अपना काम करता है। वह का संबंध किससे है? ये राम से है। राम की जगह मैंने वह शब्द का प्रयोग किया ना। समझ में आ गया आपका? तो मैं राम के ही तो बारे में बता रहा हूँ। और वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। वह क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम तो है ये, और ये किसके जगह हुआ? राम एक संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। समझ गए? तो ये क्या होगा? सर्वनाम। तो यह किताब मेरी में, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब इसमें सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। संख्या होती है सर्वनाम की, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। समझ में आ गए? अब यह किताब मेरी है में सर्वनाम कौन सा है? इसमें निजवाचक में तो होगा नहीं, निजवाचक में खुद शब्द आता है, तो इसमें तो ये होगा नहीं। पुरुषवाचक में मैं आता है, हम आता है, तू आता है, या आप सब तू आता है या तुम आता है। समझ गए? संयुक्त सर्वनाम में कोई कुछ न कुछ, कुछ न कुछ इस तरह से आता है। निश्चयवाचक में होता है यह वह, तो ये वे, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चय। यह किताब, कौन सी किताब? यह, मैं जोर दे के कह रहा, निश्चय कह रहा कि भाई यही किताब है, भाई यही है, यही। तो इसमें क्या आ गया? निश्चयवाचक आ गया आपका। समझ में आ गया आपका? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं,
ये मैंने बता दिया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 11 इनकी संख्या होती है। कंप्लीट आपको जानकारी हो गई। इनमें से किसमें विधेय विशेषण है? ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप मेरे हिसाब से इसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन, आप बता दोगे बताओ इसमें कौन सा है। अच्छा मैं बताता हूँ, विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये होते हैं विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोष बताया जाता है। एक होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें गिनती बताई जाती है। संख्यावाचक भी 2 तरह का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। फिर होता है आपका तीसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाण के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित समझ में आ गया। चौथा जो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जब संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर, ये सर्वनाम जब संज्ञा से पहले सर्वनामिक विशेषण होता है, जो सर्वनाम अगर विशेषता बताता है किसी संज्ञा की, तो क्या होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। समझ में आ गया? सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है विशेषता बताने के लिए। अब इसमें कौन सा विशेषण है? और इसमें उद्देश्य विशेषण होता है, एक होता है विधेय विशेषण। विशेषण एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय विशेषण। अब कैसे याद करोगे? जब जब क्या बताएंगे? विशेषता। जब विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आता है तो उसको बोलते हैं उद्देश्य, और जब विशेषण संज्ञा शब्द के बाद आता है तो उसको बोलते हैं विधेय। ये आपको समझना। तो काला क्या है? एक विशेषण है। काला एक विशेषण ही तो है। ये पहले आया तो काला घोड़ा, तो ये उद्देश्य। और कुत्ता काला, कुत्ता काला, ये विधेय है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इरिटेट मत होना दोस्तों, आपको समझना होगा। आप 1000 प्रैक्टिस सेट कर लोगे, क्या फायदा बस लगा रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, आपको देखो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इन सबको आज के प्रैक्टिस सेट में अच्छी तरह पढ़ोगे तो कल के प्रैक्टिस सेट में ये सब आपको पता रहेगा, तो आप स्कोर आपका बढ़ेगा, तभी स्कोर बढ़ता है। एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी होती है किसी चीज की। खाली प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ नहीं होता। एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी होती है, और मैं वही करा रहा हूँ। तभी तो आपका नंबर तभी तो बढ़ेंगे, ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, इसमें हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? अच्छा हम बताते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्रिया होती है आपकी सकर्मक, जिसमें कर्म सहित हो। एक होती है आपकी अकर्मक, जो बिना कर्म के होती है, बिना कर्म के होती है। और ये होती है आपकी कर्म सहित। अब कैसे पता करोगे ये कर्मक है या नहीं है? अब क्या प्लस क्रिया, क्या प्लस क्रिया लगा दो। क्या प्लस क्रिया, तो इसको क्या या किसको, क्या या किसको लगा दो क्रिया के साथ में। उत्तर अगर मिलेगा तो वो हो जाएगी सकर्मक, कर्म सकर्मक। अगर नहीं मिलता तो वह कर्मक हो जाएगी। समझ में आ गए? तो हथियाना पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब कोई भी इंसान या कर्ता एक काम पूरा करके दूसरा काम करे। जैसे पढ़कर खाना खाया, तो पहले पढ़ने का काम किया, दूसरी बार खाना खाने का काम किया, तो इसमें कर शब्द आता है। समझ में गए? एक होती है अकर्मक क्रिया जो बिना कर्म के, सकर्मक जो कर्म सहित, ये मैंने बता दिया। ये इसमें क्रिया है नामबोधक। कौन सी है? नामबोधक। कौन सी क्रिया है इसमें? नामबोधक। तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? नामबोधक। नामबोधक क्रिया उसको बोलते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ आती है। ये होती है आपकी नामबोधक क्रिया। जैसे हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है। इन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो मिलकर बनती है वही नामबोधक है। जैसे हाथ से, हाथ क्या है? एक संज्ञा शब्द है, हाथ से बन गई हथियाना। हथियाना, हथियाना। इसमें हमेशा आना शब्द, वाना शब्द रहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें हथियाना है, तो ये आपको ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। समझ में आ गया? नामबोधक संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जगह आती है। नेक्स्ट, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अव्यय वो होते हैं जो क्या होते हैं? अव्यय जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जिसमें चेंज नहीं हो सकता, अव्यय। समझ में आ गए? और इसमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है ये आपको बताना है। समुच्चय बोधक अव्यय में होता है जब 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं किसी भी चिन्ह के द्वारा। जैसे अथवा जुड़े रहते हैं ना, अर्थात के द्वारा भी जुड़े रहते हैं, अतएव के द्वारा, लेकिन आजन्म में नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय आजन्म में नहीं है। समझ में? जैसे हम बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। उनमें से जो फर्स्ट वाले 4 होते हैं ना, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये तो होते हैं आपके विकारी। ठीक है?
और अविकारी होते हैं जो लास्ट के, और अविकारी को ही हम अव्यय बोलते हैं जो लास्ट के चार होते हैं। जैसे समुच्चय बोधक, एक तो ये हो गया समुच्चय बोधक, दूसरा संबंध बोधक हो जाएगा, संबंध, फिर होता था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाता है फिर आपका, फिर होता है आपका पर्सन, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ में आ गए? तो ये आपके चार होते हैं, समझ में आया इतना? नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, लिंग दो तरह के होते हैं, लिंग दो प्रकार का, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। और इसमें मेरा या मेरी की तरह आप लगा करके पहचान कर सकते हैं, यहाँ होता है या होती है लगा करके आप इनको बता सकते हैं। समझ में आ गई? घटना घटित होती है ना, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। क्षेत्र होता है या होती है? क्षेत्र होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। रीति होती है या होता है? रीति होती है, तो ये स्त्रीलिंग। क्षमा दी जाती है, दिया जाता है, क्षमा दी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग। अब खुद ही बता दो, मेरा मेरी लगा का, होता होती लगा का आप बना सकते हो, तो ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षेत्र। नेक्स्ट, पानी शब्द का वचन क्या है? वचन भी दो तरह के होते हैं, एक वचन, बहुवचन होते हैं। तो पानी जो है वो मैंने बताया था, ये एक वचन तो है, एक वचन है। पानी का आप पानो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन ये सदा एक वचन है। जितनी भी वो चीजें जिसको आप एक दो तीन करके नहीं गिन सकते, जैसे पानी हुआ आपका, तेल हुआ आपका, घी हुआ आपका, हैं? अनाज हुआ, इस तरह से जो ये शब्द होते हैं, हैं? अनाज नहीं, पानी हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, आंसू, आंसू तो बहुवचन होते हैं। पानी हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, ये शब्द क्या है? सदा एक वचन शब्द आते हैं। ये कौन से होते हैं? सदा एक वचन होते हैं। नेक्स्ट, आंसू बहुवचन इसलिए है क्योंकि आंसू एक आंख से नहीं निकलता, आंसू दोनों आंखों से निकलता है। प्राण, हस्ताक्षर, ये भी बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट, भूतकाल कितने भेद होते हैं? तो काल किसे, काल जो हमें समय के बारे में बताता है, तो काल कहते हैं, काल तीन तरह के होते हैं। एक होता है भूतकाल होता है, एक होता है आपका वर्तमान काल होता है, एक होता है आपका भविष्य काल होता है। मैंने एक तरीका मैं हर बार बताता हूँ, 653 आप याद रखो। तो भूतकाल के 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इसको मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है सामान्य भूत, सामान्य भूत का मतलब होता है जैसे राम गया, नॉर्मल सी बात होती है। एक होता है आपका आसन भूत, आसन भूत, आसन भूत का मतलब राम गया, मैंने अभी खाना खाया, मैंने खाना खाया है, यानी मैंने अभी खाना खाया है, तो हाल फिलहाल में ही जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं आसन भूत। एक होता है पूर्ण भूत, वह जा चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था, तो ये पूर्ण भूत हो गया। एक होता है आपका इसमें संदिग्ध, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत होता है। संदिग्ध में क्या होता है? होगा होगी शब्द आता है लास्ट में, वो संदिग्ध रहेगा हमेशा, कि वह पढ़ा होगा, उसने खाना खाया होगा, मैं पूरी तरह से नहीं कंफर्म हूं, तो इस तरह से होता है होगा होगी। हेतु, हेतु मत होता है एक, हेतु, यदि वह जाए, यदि वह आए तो मैं जाऊं, यदि वह आए तो मैं जाऊं, तो ये हेतु, हेतु मत। एक होता है आपका अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब वह जा रहा था, भूतकाल की क्रिया है, कंप्लीट नहीं हुई, जा रहा था अभी। समझ गए? तो इस तरह से 6 पार्ट्स, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 होते हैं। नेक्स्ट, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य क्रिया परक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य जैसे मोहन पढ़ता है, जब कर्ता पे सारा लोड हो, तो पढ़ने का काम मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्तवाच्य। कर्मवाच्य जब हम अपना काम किसी और के कराते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैंने मोहन के द्वारा, मैंने मोहन के द्वारा, या फिर मैंने मोहन के से गाड़ी चलवाई, किसी से और से काम करवाया मैंने, तो कर्मवाच्य। भाववाच्य में हमेशा असमर्थता प्रकट की जाती है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो चला नहीं जाता में कौन सा हो जाएगा? आपका भाववाच्य। समझ में आ गया? नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं, कारक को परसर्ग बोलते हैं। इसके 8 भेद होते हैं कारक के। तो इसमें बच्चे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो हमें जो कर्म के, हमेशा कारक हमें कर्म के पास में मिलेगा, कर्म बस भी है इसमें, ठीक है। तो संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए कोई काम किया जाता है, जैसे मैं गीता के लिए किताब लाया, गीता के लिए किताब लाया। अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति में, वृक्ष से फल टूट कर गिरा, जैसे बच्चा छत से नीचे गिर गया, यानी अलग होना, गिरना, किसी चीज से विच्छेद हो जाना, अपादान। और कर्म का मतलब होता है जब कर्म काम करता है, जब हम कर्म पर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मैं कहूं, मैंने राम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? राम को, तो कर्म कारक हो गया। कर्ण का मतलब होता है जब हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, जब हम किसी की मदद से कोई काम करते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसकी सहायता से गए? बस की सहायता से, बस से।
समझ में आ गया? तो जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। इसका दूसरा उदाहरण, जैसे राम ने रावण को तीर धनुष बाण से मारा, तो ये भी हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्ण, जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अखरोट शब्द का तत्सम है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत का, जो हमें संस्कृत से शब्द लिए गए हैं। जितने भी कठिन शब्द हैं वो सब तत्सम में आते हैं, तद्भव में आसान शब्द होते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो तत्सम में होते हैं। जैसे अब अक्षय होता है, त्रय होता है, शर श्रमिक, री का ऋषि भी हो सकता है, और इसमें ज्ञानी भी हो सकता है। नीचे वाला रे, ऊपर वाला रे, ये अंक वाला बिंदी, और भी द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन होते हैं, जोड़े अक्षर, आधे पूरे अक्षर, वो सब इसी में होते हैं। तो अखरोट शब्द का हमें सत्सम रूप बताना, कौन सा है सही। तो अक्षवाट नहीं बोलते, अक्षोट नहीं बोलते, असरोट नहीं बोलते, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अखरोट को हम अक्षरोट बोलते हैं। ज्यादातर खा की जगह अक्षय का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, अलंकार। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसमें चेंज करते हैं, पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसको तोड़ो, ये होता है अलम प्लस कार, अलमकार। समझ गए? आभूषण, अलम प्लस कार, तो हमें इसमें उपसर्ग ये मिला अलम, और ये कार। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनानास किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत जानकारी भी देनी, फिर क्या होता है ना कि आप नंबर देखते हैं कि भाई ये तो 40 मिनट का प्रैक्टिस सेट हो, तो देखते नहीं आप, पर ये नहीं देखते कि उसमें क्या जानकारी बताई गई है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे किसी चीज का, आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। ऐसे प्रैक्टिस सेट कितनी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अब मैं वादा कर रहा हूँ कि आज अगर ये आप प्रैक्टिस सेट देखोगे ध्यान से, तो कल के परसों के प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। अनानास एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा में आपके काजू आता है, पपीता आता है, संतरा भी आता है, आपका अनानास भी आता है, तोलिया भी आता है, तोलिया, तोलिया शब्द आता है आपका इसमें, और अलमारी शब्द भी पुर्तगाली शब्द है, अलमारी शब्द भी है। और एक होता है अरबी, एक तुर्की में आपका बेगम शब्द आता है, बहादुर शब्द आता है, दरोगा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। और आपका क्या नाम लिख रहे हैं, उर्दू भी एक तुर्की भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में आपके कौन से शब्द आते हैं? जैसे वकील हो गया, अखबार हो गया, आपका समाचार हो गया, वकालत हो गया, ये सब अरबी भाषा के शब्द है। पश्तो में जैसे मटर गश्ती, मटर गश्ती, गुंडा शब्द आ गया, गुंडा, ये शब्द क्या है? पश्तो भाषा के शब्द है। तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनार शब्द में प्रत्यय बताना। तो सुनार से हम क्या लिख सकते हैं? जो सोना बनाते हैं, तो सोना प्लस आर ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बचा क्या? इसमें प्रत्यय में हमेशा में सही शब्द निकालना जो शुद्ध होगा। सुनार से आप क्या निकाल सकते हैं? सोना शब्द ही निकाल सकते हैं, सोना नहीं निकाल सकते। सोना शब्द निकल जाएगा ना, तो सोना एक पूर्ण शब्द मिल गया हमें, और जो बचा वो प्रत्यय, क्या बचा? आर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में? नेक्स्ट, न्यून का विलोम शब्द बताना। विपरीत सम, न्यून का मतलब होता है कम। अब कम का विपरीत क्या हो जाएगा? नवीन, नवनीत, नगर, क्या? अधिक। तो बी सही हो जाएगा। एक बात याद रख लो, तत्सम का विलोम शब्द तत्सम ही रहेगा, तत्सम का तत्सम ही रहता है, तद्भव का तद्भव ही रहता है, याद रख लेना विलोम शब्द। नेक्स्ट, मनसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनसिज किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कामदेव। कामदेव को हम कंदर्प भी बोलते हैं, कामदेव को हम मनोज भी बोलते हैं, कामदेव को हम मदन भी बोलते हैं, कामदेव को हम रतिपति भी कामदेव को बोलते हैं, कामदेव को भी हम पुष्प पुष्प धनवा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर शब्द का अर्थ नहीं है। हमें ये बताना कि इसमें से उत्तर का कौन सा शब्द अर्थ नहीं हो सकता। तो उत्तर बाद का ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद का पद, दूसरे वाला पद। समझ में आ गए? तो ये तो हो गया बिल्कुल सही। उत्तर एक दिशा भी है, ये भी आपको पता है। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, ये भी आपको पता है। तो वस्त्र नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, आपकी कंप्लीट तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराई जाएगी। नेक्स्ट, अब होता है अंबुज और अम्बुद, इनका सही अर्थभेद बताना।
ये क्या होते हैं? ये होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति का मतलब होता है, सम मैंने होता है समान, श्रुति मैंने सुनने में, यानी जो हमें सुनने में तो लगे समान। भिन्नार्थक का मतलब होता है लेकिन उनके अर्थ अलग हो, सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग हो। जैसे अंबुज, अम्बुद, सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है। क्या है? जहां पर जय शब्द लग जाए इस तरह, अंबु का मतलब हुआ पानी, जय मैंने होता है जन्म, जय का मतलब होता है जन्म, ठीक है। और दय का मतलब होता है देने वाला, देने वाला, देने वाला। और धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला होता है। तो अम्बुज, जय मैंने जन्म, अम्बु, अम्बु का मतलब होता है जल, जल में जय मैंने जन्म, जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? बादल, जल, समुद्र क्या होता है? कमल। ये तो हो गया क्लियर। दे, अम्बु यानी जल को देने वाला कौन होता है? जल कौन देता है? आप इसमें से बताओ। बादल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर जल धी की बात करें, जल धी का मतलब होता है समुद्र, सागर, यानी जल को धारण करने वाला कौन? सागर। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट, जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। इसमें आपको बता तो दो कि आपको पता भी है कि किसे क्या कहते हैं, लेकिन इसमें वर्तनी जो है, ये वर्तनी वाला आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप बताओगे इसमें सही क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अपना सही चुनिए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही होगा अंतर्धान। क्या होगा? अंतर्धान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यद्यपि शब्द का संधि रूप क्या होगा? संधि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि, तीसरी होती है विसर्ग। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को। और समास किसको कहते हैं? समास कहते हैं शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। समझ में आ गया? अब यद्यपि का संधि रूप क्या होगा? इसमें आप देखो तो मेरे हिसाब से यद्यपि जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे बोलते हो यद्यपि, यद्यपि, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कैसे, कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। अब मैं बताता हूँ, स्वर संधि में आपके यही याद करा देता हूँ, स्वर संधि में आपके यही बात करा देता हूँ। जो मैं पहले नंबर पर लूंगा, एक नंबर से मैं रिलेट करूंगा ए को और आ को, दूसरे नंबर से मैं रिलेट करूंगा आपका ई को रिलेट करूंगा, ई को रिलेट करूंगा, ऊ को रिलेट करूंगा, ऊ को करूंगा और री को रिलेट करूंगा। समझ में आ गए? जो और तीसरे नंबर से मैं रिलेट करूंगा संयुक्त स्वर को, जैसे ए आई ओ और औ। ये आपको इस तरह बस एक बार याद कर लेना। अच्छा, अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में हमारा आएगा 1+2। गुण का उल्टा क्या होता है? यण, गुण यण। तो इसका उल्टा कर दो, 2+शेष, 2+शेष। इसी तरह वृद्धि, वृद्धि में आता है 1+3। अवृद्धि का होता है अयादि, क्योंकि इसमें भी दी है इसमें भी दी है, तो इसमें 3+शेष। उल्टा हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं? स्वर संधि है तो स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। तो 1 का मतलब ए आ को छोड़कर शेष 9 स्वर इसके बाद आए। समझ में आ गई? और दीर्घ संधि में तो आपका ये समान होता है 1+1, 2+2, 3+, ठीक। तो अब इसमें देखो ये ई आया है और इसमें आया है क्या? ये ए आया है। तो ये ई हमारे कौन से में आता है? ये हमारे दूसरे में आता है, ये दूसरे में, और ए हमारे पहले में आता है। तो 2+1 हमने क्या बताया था कि 2+1 कहाँ आएगा? 2+1, 2+1। ये आपका 2 प्लस शुरू में किस में? अरे यार, 2 किस में आ रहा शुरू में? यण में। तो समझ ले आगे, 2 के बाद में जो भी वर्ण दिखाई दे आपको वो आपका यण संधि होगा। तो इसमें ऑप्शन बी तो सही हो ही जाएगा आपका, ऑप्शन बी तो इसमें आपकी यण संधि होगी। इसके लिए आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दो भैया। मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास होता है? मीनाक्षी बोलते हैं जो मीनाक्षी, मीन का मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली, गोल आंखों वाली, उसको बोलते हैं मीनाक्षी। तो मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? अब आप एक बात बताओ, मीनाक्षी, मीनाक्षी को आप बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं नहीं कह सकते? भाई मीनाक्षी मछली को भी तो कहते हैं, पर आपको इसमें कुछ और बताना है। इसमें जो प्रधानता है मछली जैसी आंखों वाली की, यानी विशेषता बताई गई है, तो एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्मधारय समास उसमें कहते हैं जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य। अक्षी आपका विशेष्य है, आंखों की विशेषता, विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। मीन का मतलब होता है जो विशेषता बताई, यानी वीन इसमें विशेषण है, यानी आंखें कैसी है? मीन जैसी, मछली जैसी। उप में उपमान इसमें आता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास जो होता है तत्पुरुष समास का ही पार्ट्स होता है, और तत्पुरुष समास का दूसरा पार्ट्स होता है
द्विगु समास, इसलिए कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। समझ में आ गए। नेक्स्ट, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, वाक्य का प्रकार बताओ। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सरल वाक्य, देखो वाक्य जो होते हैं ना, रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य, एक संयुक्त वाक्य। समझ में गए। सरल वाक्य में जैसे राम जाता है, संयुक्त वाक्य में जैसे और का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण वाक्य को जब जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, जब दूसरे पर जब निर्भर होता है कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, पहला वो आता तो मैं चले जाता, इस निर्भर दूसरे पे है ना, तो इसको मिश्र उपवाक्य बोलते हैं। और मिश्र उपवाक्य के भी तीन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। कितने? तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है विशेषण उपवाक्य, एक होता है आपका क्रिया विशेषण। तो जिस भी शब्द, जो शब्द भी की शब्द से जुड़े रहेंगे, जो दो वाक्य की शब्द से जुड़े रहेंगे, वहां आपका संज्ञा विशेषण उपवाक्य रहेगा। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य रहेगा आपका। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा विशेषण नहीं है, संज्ञा उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य कब रहेगा? विशेषण उपवाक्य रहेगा जहां आपका जो, जिस, जैसा, इन शब्द से जो जुड़ा रहेगा वो हमेशा विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में हमेशा आपका ज्यों, त्यों, जब, तब, यद्यपि, तथापि, अगर ये शब्द आए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो प्रधानता किसकी रहेगी? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें यद्यपि, तथापि आए हैं तो मिश्र वाक्य तो है, लेकिन जब मैंने ये दिया है तो आपको इसको लगाना होगा भैया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये इसकी पहचान है, आराम से बता दोगे आप। नेक्स्ट, वीर रस के देवता कौन है? रस के स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 है। 9 ही हमारे क्या है? रस है। 9 ही हमारे क्या है? रस है। अब आपको बता दूं, रस के 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, या जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, विभाव होता है, अनुभावी स्थायी भाव होता है। वीर रस के देवता कौन है? वीर रस के देवता हमारे कौन से हैं इसमें? इंद्र है। इंद्र वीर रस के देवता है। वीर रस का होता है उत्साह, स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह। गणेश कौन से रस के हैं? गणेश भगवान जो होते हैं वो हास्य रस के हैं, हास्य रस के देवता। विष्णु भगवान आपके शांत रस के देवता है। कृष्ण भगवान आपके श्रृंगार रस के देवता है। समझ में आ गया इसके आपको? रस के बारे में भी पूरी जानकारी हो गई। आप देखते हैं नेक्स्ट, हरि गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है? छंद को हम पिंगल भी कहते हैं, पिंगल भी कहते हैं छंद को। ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का वर्णन किस वेद में है? ये पूछा जाए तो ऋग्वेद में है। कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्णिक छंद होता है, एक होता है मात्रिक छंद होता है, एक होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का निराला की जूही की कली उदाहरण है। वर्णों के द्वारा शोभा बढ़ाते हैं वार्णिक छंद, मात्रा के द्वारा वो मात्रिक छंद होते हैं। तो हरिगीति के छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरिगीति के छंद में होती है आपकी 28 मात्राएं। 24 मात्राएं आपकी किस में होती है? रोला में होती है। 26 मात्राएं आपकी होती है गीतिका में होती है। 31 मात्राएं होती है वीर्य आला में, आपकी वीर्य आला में होती है। तो हरिगीति का छंद जो है किस किस प्रकार का छंद है? एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद तो है, लेकिन मात्रिक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सम, एक होता है अर्धसम, एक होता है विषम। विषम का मतलब जिसमें मात्रा सेम नहीं होती, सम मात्रा जिसमें समान मात्राएं रहती हैं, अर्धसम का मतलब आधी सम और आधी विषम। समझ गए? तो हरिगीति का एक सममात्रिक छंद है। कौन सा? सम। नेक्स्ट, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, कौन सा अलंकार है? अलंकार को आभूषण भी बोलते हैं। बात, अलंकारवादी कवि हमारे कौन है? केशव है। अलंकारवादी कवि कौन है? केशव है। और जब जहां वाचक शब्द आ जाए सासी से सरिस, तो वहां पर अब का उपमा अलंकार होता है। जहां अभेद हो, अभेद हो, जहां सासी से सरिस वाचक शब्द न हो, खाली इसमें डैश बीच में हो, तो वहां पर आपका होता है रूपक। यमक अलंकार, यमक अलंकार होता है। फिर अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। अनुप्रास में होती है वर्णों की आवर्ती। वर्णों की आवर्ती कहां पर होती है? और यमक अलंकार की हम बताऊं, यगम यगम यमक को आप युग्म से जोड़ सकते हैं। जहां पर जोड़े में शब्द आए, जोड़े में आए, जैसे 2 में, 4 में, 6 में, इस तरह से पेयर में आए, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। समझ में आ गए? नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना में लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ करना।
लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ कौन है? अंधे के हाथ बटेर लग जाने का मतलब क्या होता है? ये होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिल गया तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया है और मैं अभी इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। काव्य रीति की संख्या कितनी होती है? अच्छा सुनिए पहले मेरी बात, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। काव्य रीति क्या होती है, काव्य रीति किसको कहते हैं, काव्य रीति की संख्या कितनी होती है? अच्छा मैं बताऊं, एक होता है आपका काव्य हेतु, एक होता है आपका काव्य हेतु, ठीक। दूसरा होता है आपका काव्य रीति, काव्य रीति होता है। फिर तीसरा होता है आपका काव्य गुण, काव्य गुण होते हैं। फिर चौथा हम आपका काव्य हेतु हो गया, काव्य रीति, काव्य गुण हो गया आपका। और उसके बाद में आपके हो जाता है काव्य वृत्ति भी होती है, काव्य वृत्ति भी होती है, काव्य वृत्ति भी होती है। काव्य हेतु होते हैं तीन। कौन कौन से हेतु तीन होते हैं? ये होती है प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। समझ गए? काव्य रीति की बात कर लेते हैं। काव्य रीति के जो होते हैं आपके, जो प्रवर्तक है काव्य रीति के, तो वो कौन से हैं आपके? वामन। और काव्य रीति भी तीन होती है। कौन कौन सी होती है? वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। तो ये काव्य रीति भी तीन होते हैं। समझ में आएंगे? काव्य गुण कितने होते हैं? तीन होते हैं। काव्य गुण कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। इनकी डिटेल बताएंगे। काव्यवर्ती कितनी होती है? काव्यवर्ती भी आपकी तीन होती है, उपनागरिका, पुरुष और कोमला। समझ में आ गए? तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, इसके लिए अलग से लेकर के आऊंगा। शब्द शक्ति भी तीन प्रकार की होती है। काव्य रीति कितनी होती है? तो काव्य रीति हमारी तीन होती है। काव्य रीति कितनी होती है? तीन होती है। समझ में आ गया कौन कौन सी होती है काव्य रीति? ये आपको बता दिया मैंने। काव्य रीति कौन कौन सी होती है? वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कोरवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कोरवी हम किसको कहते हैं? ये आपको पता। कोरवी हम खड़ी बोली को तो कहते हैं। खड़ी बोली को कोरवी क्यों कहते हैं? क्योंकि खड़ी बोली जो है मेरठ के आसपास के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इसमें जो थे कौरव वहीं के रहते थे, हस्तिनापुर के, तो इसलिए इसको कोरवी भी कहते हैं। कौन सी का है ये? पश्चिमी हिंदी का है। पश्चिमी हिंदी में 5 आती है: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू है। ये तो होती ना 5। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? पश्चिमी हिंदी सौर सैन्य अपभ्रंश से संबंधित है, सौर सैन्य अपभ्रंश से संबंधित है। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से संबंधित है? बिहारी हिंदी ये मागधी अपभ्रंश से संबंधित है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। पहाड़ी को खस अपभ्रंश भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा अपभ्रंश सौर सैनी भी है, सौर सैनी भी है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित, अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है। सिंधी भाषा का जो अपभ्रंश है, सिंधी जो है वो बराचड़ से संबंधित है। पंजाबी जो है वो लहंदा है, लहंदा अपभ्रंश से संबंधित है। समझ में आ गए? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी किसकी पंक्ति है? एक पंक्ति का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो बताना ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कबीरदास जी की है। अब कैसे कि अगर 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लोगे तो ज्ञान की आंधी आ जाएगी। मैंने पंक्तियां पूरी ट्रिक से याद करा रखी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, आप ना एक पंक्ति भी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों आपके 2 क्वेश्चंस गलत हमेशा होते थे और होते भी होंगे। एक तो पंक्ति का क्वेश्चन होता होगा, एक पत्र पत्रिका का। लेकिन अगर आप मेरी वे दोनों वीडियो देख लोगे ना, तो आपके जिंदगी में भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये आपके मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? प्रतीक एक द्विमासिक पत्रिका है, ये द्विमासिक पत्रिका है। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि प्रतीक मैंने वो बताई है अपने उसमें भी वीडियो में। प्रतीक आगे आगे 2 इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। कैसे पता चलेगा? प्रतीक इस पत्रिका का नाम होगा, आगे से हो गया आज्ञे जी, आगे से आज्ञे इसके संपादक हो गया। समझ में आ गया? इलाहाबाद का मतलब होता है इसका प्रकाशन स्थल, ये इसका प्रकाशन स्थल पर। 2 से मतलब होगा कि द्वैमासिक है। समझ में आया? नेक्स्ट अब हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसमें बताना उत्तर देकर। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। एक ईमानदार व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह अपने कार्य को सच्चे और निष्ठा के साथ पूरा करता है। ईमानदारी से व्यक्ति का चरित्र मजबूत बनता है। इसके विपरीत बेईमानी व्यक्ति को अपमान और असफलता की ओर ले जाती है। ये देखना क्वेश्चन कि ईमानदार व्यक्ति को क्या मिलता है? सम्मान, धन, डर, असफलता क्या मिलती है? उसको सम्मान मिलता है। समझ में आए? बेईमान व्यक्ति को क्या कहाँ ले जाती है बेईमानी?
सफलता की ओर ले जाती है या प्रसिद्धि की ओर, सम्मान की ओर ले जाती है, या फिर अपमान और असफलता की ओर? तो बेईमानी तो असमान और असफलता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सफलता, कार्य, ईमानदारी, समाज। मुख्य विषय ईमानदारी तो है, ईमानदारी की बात कही गई है। तो दोस्तों ये थे 37 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो अपने भाई को। मैं आपके लिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता इसी तरह का लेकर आऊंगा। मेरा वादा है, हिंदी के पेपर में जिस समय आप बैठोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो मैं कितनी बार दे चुका हूँ पेपर। और जीके जीएस के लिए भी मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, बहुत फायदा करेगी आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।